दोस्तों, आज जो मैं कहानी पढ़ने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है रूह का शिकंजा। सुपर कमांडो ध्रुव रूह के शिकंजों में कैसे फंसा और किस प्रकार उस रूह के शिकंजे में निकलने में कामयाब हुआ, आप इस कहानी में देखेंगे। ऐसी घटना किसी के भी साथ कहीं पर भी और घट सकती हैं। मापाल देश के राजभवन में लेटे ध्रुव के साथ भी। माँ, पिताजी आप, लेकिन आप दोनों तो वर्षों पहले जुपिटर सर्कस की आग में जलकर मर गए थे। यह कहना मुश्किल है कि भूत प्रेत वास्तव में होते हैं या नहीं। कोई लोग तो बिना कभी देखे ही भूतों पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपनी आंखों से भूत प्रेत देखने के बावजूद भी उन पर यकीन नहीं आता। तैयारी में कोई कमी तो नहीं है ना पवन? मानवेंद्र जी हमारे पड़ोसी देश मापाल के राष्ट्रपति होने के साथ ही हमारे गहरे मित्र भी हैं। आप निश्चिंत रहिए प्रधानमंत्री जी, मैंने कोई कसर नहीं उठा रखी है। विशाल जैम्बो जेट बड़ी सुगमता से हवाई पट्टी पर उतर आया। विमान का दरवाज़ा खुला और मापाल के राष्ट्रपति मानवेंद्र मुस्कुराते हुए बाहर निकले। भारत में आपका स्वागत है माननीय राष्ट्रपति जी। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, मुझे भी भारत आकर अचानक तभी राष्ट्रपति मानवेंद्र जी के नीचे उतरते पैर बुरी तरह से लड़खड़ाए और वे सीढ़ियों पर लुढ़कते चले गए। राष्ट्रपति मानवेंद्र के साथ आए मापाली सेना के जनरल बिलाव और राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर थापा तेजी से उनकी तरफ लपके। श्रीमान, मैं देखता हूँ। तुरंत ही एयरपोर्ट की एम्बुलेंस घटनास्थल पर आ लगी। चिंता की बात नहीं, दिल की धड़कन एकदम सामान्य है। इनको तुरंत अस्पताल पहुंचाना होगा, एक एक क्षण कीमती है। आप एम्बुलेंस में इनके साथ ही जाइए थापा। अस्पताल कर्मियों ने एक पल भी नष्ट नहीं किया। चिंता की कोई बात नहीं सर, डॉक्टर थापा बहुत काबिल डॉक्टर हैं, वे राष्ट्रपति जी के कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन एकदम से राष्ट्रपति जी को ऐसा क्या हो गया? सवाल सुनते ही जनरल बिलाव का चेहरा गंभीर हो गया। राष्ट्रपति जी की यह हालत उसी समस्या के कारण है जिनको सुलझाने के लिए मदद मांगने आपके पास आए हैं। हम जो भी कर सकते हैं जरूर करेंगे, परंतु समस्या क्या है? आत्माएं। राष्ट्रपति जी के अनुसार उनको उनके मृत संबंधियों की आत्माएं तंग करती हैं। वे कई हफ्तों से ठीक तरह से नहीं सो सके हैं। नींद के इंजेक्शन भी अब उन पर ज़्यादा असर नहीं करते। आज भी शायद वे नींद की कमी से ही बेहोश हो गए थे। उनकी इस हालत के कारण मैं खुद उनका अंगरक्षक बनकर साथ आया हूँ। आइए हम भी अस्पताल चलते हैं। और फिर अस्पताल में एकांत में। तो जनरल बिलाव ने तुमको मेरी समस्या के बारे में पहले ही बता दिया है। मैं यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ। मैं अपनी शक्तिवत तुम्हारी हर मदद करूँगा। तुम मुझ पर पूरा विस्तार से बताओ मानवेंद्र। तो सुनो। लगभग 2 महीने पहले की बात है। एक रात जब मैं देर रात कुछ अर्जेंट काम निपटा रहा था, तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, मानो सुनो। मैं चौंक कर घूमा। मेरे सामने वास्तव में मेरी पत्नी खड़ी थी। मेरी जुबान जैसे लकड़ी हो गई। रत्ना, तुम? वह बिल्कुल असली लग रही थी। मैं पागलों की तरह उसके पीछे लपका। वह तब तक दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। मैं बालकनी में जब पहुंचा तो जो कुछ मैंने देखा वह मुझे पागल कर देने वाला था। काफ़ी था। रत्ना धीरे धीरे हवा में चलती हुई मुझसे दूर जा रही थी। मेरा सिर चकराने लगा। लड़खड़ाते कदमों से मैं कमरे में आने के लिए वापस मुड़ा। कमरे में मेरी कुर्सी पर बैठे हुए वर्षों पहले मर चुके मेरे पिता मुझे अपने पास आने का इशारा कर रहे थे। मेरा पहले से चकराता सिर और ज़्यादा चकराने लगा। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मेरा बदन बुखार से तप रहा था। मेरे पर्सनल डॉक्टर थापा की काबिल देखरेख में जल्दी ठीक हो गया।
लेकिन उसके बाद से यह लगभग रोज का वाक्य हो गया। मेरे अंगरक्षक मेरे कक्ष में ही सोने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वे आकृतियां उनको नहीं दिखाई पड़ती थी। मापाल की स्थिति विस्फोटक है। किसी भी वक्त देश में संवेदन संकट उत्पन्न हो सकता है। अब तक जनरल विलाव ने सेना की मदद से स्थिति संभाली हुई है, लेकिन क्रांति का बिगुल कभी भी बच सकता है। समझा? अब तुम यह बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। भूत प्रेत पर मुझे यकीन नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब मेरे खिलाफ रचे गए किसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है। मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करके मेरे देश और इस दलदल से निकाल सके। लगता है तुम ऐसा किसी खास आदमी के बारे में पहले से ही सोचकर आए हो। कौन है वह सुपरमैन? वही वन मैन आर्मी सुपर कमांडो ध्रुव, जिसने अभी हाल ही में हिमालय पर दुश्मन सेना का अकेला ही सफाया कर दिया था। मैं भी ध्रुव के बारे में ही सोच रहा था। वह ऐसे कामों के लिए बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति है। मेरे ख्याल में मेरा कहना वह कभी नहीं टालेगा। मैं उसको अभी बुलाता हूँ। और ध्रुव ने अपने प्रधानमंत्री का कहना नहीं टाला। भारत की यात्रा के बाद जब राष्ट्रपति मानवेंद्र मापाल पहुंचे तो ध्रुव उनके साथ था। आओ ध्रुव, यह राजभवन है, यानी मापाल का राष्ट्रपति भवन। ऊपर की मंजिल पर दाहिनी तरफ हमारा निवास स्थान है। बहुत ही सुंदर है राजभवन। आओ हम अंदर चलें। यह गेस्ट क्वार्टर है। तुम यहाँ नहीं नहा धोकर तैयार हो लो। बाकी बातें हम डिनर पर करेंगे। जैसी आपकी इच्छा श्रीमान। रात को डिनर के बाद जब ध्रुव और राष्ट्रपति अकेले रह गए तब, श्रीमान आपने इस काम के लिए भारत से सहायता क्यों मांगी? यह काम तो आपकी खुफिया एजेंसी भी कर सकती थी। हाँ, लेकिन षड्यंत्रकारियों की खुफिया एजेंसी में कितनी गहरी घुसपैठ है यह हमको नहीं पता, इसलिए हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। यह तो स्पष्ट है कि अगर यह षड्यंत्र है तो यह आपको राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए है। आपके हट जाने से सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फायदा हमारी विरोधी पार्टी के नेता नागफन भंडारी को होगा। कैसे? देखो, अगर चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं, अगर जनता को शक हो गया कि मेरा दिमाग खराब हो गया है तो मेरी पार्टी चुनाव हार जाएगी और हमारे प्रमुख विरोधी पार्टी चुनाव आसानी से जीत जाएंगे और नागफन भंडारी उस पार्टी का अध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति बन जाएगा। तो अब हमारा पहला काम, मानो। एक सर्द आवाज़ पीछे से उभरी। राष्ट्रपति आवाज़ सुनते ही बुरी तरह से भयभीत हो उठे। वही है मेरी पत्नी। देखो ध्रुव, देखो। आओ मानो, मेरे पास आ जाओ। आवाज़ तो मैं भी सुन रहा हूँ, पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। दिखाई तो पड़ रहा है। देखो, वह उस गोल टेबल के पास खड़ी है। देखो देखो। कहाँ श्रीमान, कहाँ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यह आपके मन का वहम है। तभी गोल टेबल एक झटके से गिर गई। यह क्या? टेबल कैसे गिर गई? वही थी। ओह, मुझे बचा लो। वह मुझे अपने साथ। श्रीमान, लेकिन राष्ट्रपति मानवेंद्र बेहोश हो चुके थे। राष्ट्रपति जी बेहोश हो गए। मुझे तुरंत कॉल बेल बजाकर मदद। अरे, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ है, यानी कोई और हमारी जासूसी कर रहा है। ध्रुव ने एक झटके से दरवाज़ा खोला। वह भाग रहा है। लगता है उसने मेरे आने की आठ सुन ली है। रुक जाओ वरना। उस व्यक्ति के पल भर के लिए पीछे मुड़कर देखा और उसके हाथ की ट्रे से दूध से भरे 2 गिलास नीचे आ गिरे। उसका अगला कदम जमीन पर गिरे चिकने दूध पर पड़ा और उसका पैर फिसला और उसका शरीर मुड़े पार करता हुआ पथरीले फर्श पर आ गिरा। तभी पूरा कॉरिडोर भागते कदमों की आड़ से भर गया। क्या हुआ ध्रुव? जनरल बिलाव, आप तुरंत डॉक्टर थापा को बुलाइए। राष्ट्रपति जी अपने कक्ष में बेहोश पड़े हुए हैं। उनको फिर से आत्माएं दिखाई पड़ रही हैं।
सिपाही डॉक्टर थापा को नीचे से तुरंत बुलाकर लाओ। जो आज्ञा सर। नीचे से? क्या डॉक्टर थापा यहीं राजभवन में नहीं रहते? हाँ, जब से राष्ट्रपति जी की तबीयत खराब हुई है तब से उन्होंने राष्ट्रपति जी के नज़दीक रहना ही तय किया है। पर अभी चीखा कौन था? वह, माय गॉड, यह तो मानसून है, राष्ट्रपति जी का निजी सचिव। लेकिन यह गिरा कैसे? यह शायद हम पर जासूसी कर रहा था। जब मैं बाहर आया तो यह मुझे देखकर भागा। इसके हाथ में दूध के 2 गिलास थे, वे उसके हाथ से छूट गए और यह उसी दूध पर फिसलकर नीचे जा गिरा। और लेकिन यह तो इसका रोज का नियम था। राष्ट्रपति जी को यह रोज रात दूध देने आता था और फिर उनकी इजाज़त लेकर अपने घर जाता था। यह डर कर भागा तो जरूर होगा, लेकिन तुमको देखकर नहीं, बल्कि कुछ और देखकर। आपका मतलब है कि आत्माएं देखकर? ओह, आइए राष्ट्रपति जी को देखते हैं, चलो। राष्ट्रपति जी, आप कैसे हैं? डॉक्टर थापा, ठीक है, मैंने आपको नींद का इंजेक्शन दे दिया है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को उन्हें आराम कर देने चाहिए। तभी ध्रुव की नज़र कमरे में गिरी गोल टेबल पर पड़ी और वह चौंक उठा। यह क्या है जनरल? यह तो एक विशेष प्रकार का धागा है। इसे जादू टोने में इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि यह आत्माओं का भी बांध सकता है। आई सी। आइए जनरल, हमें अब राष्ट्रपति जी को आराम कर देना चाहिए। ठीक है ना डॉक्टर थापा? बिल्कुल ठीक, मैं यहीं ठहरता हूँ। ध्रुव जनरल बिलाव के साथ बाहर निकल आया। यह विरोधी पार्टी का अध्यक्ष नागफन भंडारी कैसा आदमी है जनरल? वैसे तो ठीक ही है, लेकिन अपना मतलब साधने के लिए वह किसी भी हद तक गिर सकता है। उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। जो कुछ बहुत डॉक्टर थापा मुझे बताते रहते हैं, बस उतना ही पता है। डॉक्टर थापा उसके बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि डॉक्टर थापा नागफन भंडारी के भी पर्सनल डॉक्टर रह चुके हैं। ओह, अब धागों के छोर आपस में मिल रहे हैं। यह तुम्हारा बेडरूम है ध्रुव, अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो। मैं तो आजकल रात भर राजभवन पर खुद ही ड्यूटी दे रहा हूँ। यह तुमने किसकी फ़ोटो लगा रखी है ध्रुव? मेरे माता पिता राधा और श्याम की। अब ये इस दुनिया में नहीं है। ओह, आई एम सॉरी, लेकिन तुम तो आईजी राजन के बेटे हो ना? फिर ये तुम्हारे माता पिता कैसे हुए? आईजी राजन ने मुझे गोद लिया है, लेकिन वे किसी भी हालत में मेरे असली पिता से कम नहीं हैं। ओह, तो ये मुझे पता नहीं था। अच्छा, गुड नाइट ध्रुव। गुड नाइट जनरल। जनरल बिलाव तो चले गए, लेकिन नींद ध्रुव की आंखों से कोसों दूर थी। राष्ट्रपति जी को अगर अपनी पत्नी की आत्मा दिखाई पड़ी तो मुझे क्यों नहीं दिखी? उनको कुछ दिखा तो जरूर था, क्योंकि आवाज़ मैंने भी सुनी थी। और वह गोल टेबल कैसे गिर गई? राष्ट्रपति जी का सचिव मानसून अगर जिंदा रहता तो शायद काफ़ी कुछ पता चल सकता था, लेकिन कम से कम एक बात तो पता चली कि डॉक्टर थापा राष्ट्रपति जी के दुश्मन नागफनी भंडारी के पुराने दोस्त हैं। यह भी हो सकता है कि डॉक्टर थापा नागफन भंडारी के इशारे पर राष्ट्रपति जी को कुछ ऐसी नशीली दवाएं दे रहे हों जिससे उनकी दिमागी हालत बिगड़ती जा रही हो। कल इस नागफनी भंडारी से मिलना ही पड़ेगा। लेकिन नागफनी भंडारी के नाम उसके माता पिता ने काफ़ी सोच समझ कर रखा था, क्योंकि अगले दिन इसमें भी तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कहो तो कुछ पागल खानों के पते लिखकर दे दूँ। आपको यह कहते शर्म आनी चाहिए भंडारी जी। अपने देश के राष्ट्रपति को पागल कहकर आप अपने देश का अपमान कर रहे हैं। बेटे, पागल को पागल नहीं तो और क्या कहेंगे? फिर वह पागल चाहे एक आम व्यक्ति हो या कहीं का राष्ट्रपति। मापाल को अब नागफनी भंडारी जैसे सजग राष्ट्रपति चाहिए। मानवेंद्र जैसा पागल राष्ट्रपति नहीं, जिसको भूत प्रेत दिखाई पड़ते हों। तो सुन लो भंडारी, मैं यहाँ तुम्हारा खेल ख़त्म करने ही आया हूँ। अब तुम अपने दिन गिनने शुरू कर दो। यह लड़का खतरनाक है दादा। यह तो कह रहा है कि वह कर भी सकता है, और मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मानवेंद्र को पागल बनाने की प्रक्रिया में कोई विघ्न न पड़े।
इसलिए मैंने इस लड़के का इंतजाम पहले ही कर दिया है। इस षड्यंत्र से बेखबर ध्रुव की मोटरसाइकिल राजभवन की तरफ उड़ी जा रही थी। अब सबसे पहला काम डॉक्टर थापा की जांच करना है, और अगर नागफन भंडारी और डॉक्टर थापा में कोई संबंध है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। नथवाल, वह आ रहा है। तो मैं भी तैयार हूँ। हल्का सा एक धक्का लगा और एक चट्टान नीचे की ओर गिरने लगी। ध्रुव ने गड़गड़ाहट सुनकर ऊपर देखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक विशाल चट्टान ठीक उसी की तरफ बढ़ रही थी। ध्रुव के पास सिर्फ एक क्षण का समय था और ध्रुव ने वही कीमती क्षण नहीं गंवाया। आज तो इस उभरी चट्टान ने ही बचाया। शाबाश नथवाल, एक ही झटके में छोकरे को भगवान के दर्शन करा दिए। अपना वार कभी खाली नहीं जाता। नत्थू, आओ भंडारी दादा को यह खबर दे आए कि हम नाकामयाब रहे। तुम बच गए। मेरे बचने की छोड़ो और अब अपने बचने का रास्ता सोचो। तेरी मौत शायद इसी चाकू से लिखी थी। मैं अभी चाकू से इसकी आंतें, चाकू से बच्चे नहीं खेला करते, वरना हाथ कट जाता है इस बेल्ट की तरह। मेरी पैंट सरक जाएगी और मैं नीचे कुछ नहीं पहने हुए हूँ, तो शरीफ आदमी की तरह पैंट पकड़े रहना। आज सुबह तो कसरत नहीं कर पाया था, उसकी कमी पूरी हो गई। लेकिन उनको गुंडों के तीसरे साथी के बारे में कुछ नहीं पता था। वह कुछ पलों के लिए होश खो बैठा, और जब उसकी धुंधली आंखें देखने योग्य हुई तो तीनों गुंडे दूर जा चुके थे। मोटरसाइकिल का तो चूरा बन गया। अब तो बेटा ध्रुव, टैक्सी मिलने तक पैदल मार्च करना पड़ेगा। और आधे घंटे बाद, अरे ध्रुव, यह क्या हाल बनाकर आ रहे हो? और तुम्हारी मोटरसाइकिल कहाँ है? शायद यहाँ के कबाड़ी बाजार में। डॉक्टर थापा कहाँ हैं? अपने क्वार्टर में। उनसे कुछ दवाइयाँ ले लूँ तो तबीयत ठीक हो जाएगी। डॉक्टर थापा अपने कमरे में किसी गहरी चिंता में डूबे थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ डॉक्टर थापा? आओ ध्रुव, आओ। इधर कैसे चले आए? मैं राष्ट्रपति जी के तबीयत के बारे में पूछने आया था। कैसे हैं वे अब? पहले से बेहतर हैं, लेकिन अगर उनको फिर से कोई आत्मा दिखाई पड़ी तो फिर वापस इसी हालत में पहुंच जाएंगे। एक बात बताइए डॉक्टर थापा, इन आत्माओं को राष्ट्रपति जी के अलावा क्या और किसी ने कभी देखा है? नहीं। यानी ये आत्माएं उनके अपने दिमाग की उपज भी हो सकती हैं। ऐसा किसी दवाई से संभव है क्या? क्यों नहीं। ऐसे नॉर्मल टॉनिक आते हैं जिनको ज़्यादा मात्रा में लेने से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और आदमी को तरह तरह की अजीब सी चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं। तो आप एक आखिरी प्रश्न का उत्तर दीजिए डॉक्टर थापा, कि आप तो टॉनिक राष्ट्रपति जी को कब से दे रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा, फिर यह बता दीजिए कि नागफनी भंडारी के इस काम के लिए आपको कितने पैसे दे रहा है? मैं तुम्हारी बदतमीजी का जवाब अभी भी दे सकता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम हमारे मेहमान हो। नाउ गेट आउट। ठीक है डॉक्टर थापा, लेकिन सच सामने आकर ही रहेगा। आगे से यह हमेशा याद रखना कि मैं तुम पर नज़र रखे हुए हूँ। राष्ट्रपति जी को डॉक्टर थापा के बारे में बताने से पहले मुझे कुछ और सबूत इकट्ठे करने होंगे, क्योंकि उनको डॉक्टर थापा पर बहुत भरोसा है। और रात की काली चादर पूरे मापाल पर फैल गई। राष्ट्रपति जी अभी सो रहे हैं। ध्रुव, तुम भी थोड़ा आराम कर लो तो ठीक रहेगा। बाद में अगर चाहो तो हम तुम आज साथ ही ड्यूटी देंगे। ओके सर। चलो, आराम के बहाने एकांत तो मिला। मुझे इस वक्त का इंतजार था। डॉक्टर थापा इस समय राष्ट्रपति जी के साथ ही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर थापा अब अपना काम जल्द से जल्द निपटाना चाहेंगे। मैं आज रात खिड़की के बाहर उस पर नज़र रखूँगा ताकि मैं उसके रंगे हाथों। ध्रुव, तभी एक सर्द आवाज़ कमरे में तैर गई। ध्रुव पलटा और दिल की धड़कनें पल भर के लिए रुक गईं, क्योंकि यह दृश्य आज वह वर्षों बाद देख रहा था। माँ, पिताजी, मगर आप दोनों तो जुपिटर सर्कस की आग में जल गए थे। हमारे शरीर जल गए थे बेटे, लेकिन आत्माएं कभी नहीं जलती।
हम आज भी जिंदा हैं, लेकिन एक दूसरे रूप में। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं बेटे, चाहे तुम हमें देख पाओ या ना देख पाओ। राधा और श्याम को अपने सामने देखते ध्रुव अपने पर काबू ना रख सका। वह उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा। हमें छूना मत, हमको छूना मत। लेकिन ध्रुव के कान ने कुछ नहीं सुना। यह तो बढ़ता ही आ रहा है। आओ राधा, नियमों को तोड़ना ठीक नहीं है। यह क्या, ये तो बंद दरवाजे के पार जा रहे हैं। ध्रुव ने लपक कर दरवाज़ा खोला। वे रहे। माँ, पिताजी। अरे ध्रुव, कहाँ भागते जा रहे हो? वो देखो जनरल, मेरे बिछड़े माँ बाप। कहाँ है तुम्हारे माँ और पिताजी? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। दोनों आकृतियों को नज़रों से दूर जाते देखकर ध्रुव धैर्य खो बैठा। हटो रास्ते से जनरल, वरना वे गायब हो जाएंगे। वे रहे। माँ, रुक जाओ, रुक जाओ। ध्रुव पागलों की तरह दौड़ रहा था, लेकिन फासला उतना दूर होता जा रहा था। उसको यह भी होश नहीं था कि परछाइयाँ उसको किस तरह ले जा रही हैं। उसके होश तब आया जब वे दोनों गायब हो गए, लेकिन कहाँ? ध्रुव अभी यह सोच ही पाया था कि आगे क्या करे। तभी अचानक उसके चारों तरफ कई आकृतियाँ खड़ी हो गईं। आकृतियाँ जो निश्चित ही इस दुनिया की नहीं थीं। कौन हो तुम सब? हम तुम्हारे दोस्त हैं ध्रुव। तुम्हारे असली माँ बाप चाहते हैं कि तुम हमारे साथ ही रहो, इसलिए हम तुमको साथ ही ले जाने आए हैं। मुझे जाने दो, जाने दो। बचकर निकलने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे। चारों तरफ से आत्माएं ध्रुव की तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन वे ध्रुव तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गईं। कौन? आप कौन हैं? पहले तू कपालिका को यह बता कि तू कौन है और इस दुष्ट आत्माओं के चक्र में कैसे फंस गया। आत्माएं इस तरह से नहीं दिखा करती बाबा। ये आत्माएं नहीं थीं, ये तो नज़रों का धोखा था। किसी नशीली दवाई का असर था। बालक में पिछले 150 सालों से हिमालय पर कपाल साधना कर रहा था, और इस साधना में मेरी आत्माओं से रोज़ ही मुलाकात होती थी। आत्माएं तो मेरी दोस्त हैं, लेकिन बुरी आत्माओं को मैं जानी दुश्मन हूँ। इसलिए जब मुझको नीले जुबेब ने इस देश के भंडार रहे खतरे के बारे में बताया तो पल भर भी नहीं रुका। यह नील जुबेब कौन है? मेरा सबसे प्यारा प्रेत। अब आओ, हमको इस देश के दुष्ट प्रेत आत्माओं से मुक्ति दिलानी है। चलिए कपालिका बाबा। राजभवन में भारी चहल पहल थी। ध्रुव, तुम भागते हुए कहाँ गए थे? और जनरल बिलाव कहाँ हैं? जनरल बिलाव, वे तो मेरे साथ नहीं गए थे। तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन वे तुम्हारे पीछे ही गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे। अब वह शायद कभी वापस नहीं आएगा। दुष्ट आत्माएं किसी को नहीं छोड़ती। अगर मैं वक्त पर न पहुंच गया होता तो यह बालक भी वापस नहीं आ पाता। तुम कौन हो भाई, और यहाँ कैसे घुस आए? यह राष्ट्रपति भवन है, कोई धर्मशाला नहीं। इनको मैं लेकर आया हूँ डॉक्टर थापा। अब शायद यह कपालिका बाबा ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से आत्माओं को देखा है, अपने मृत माता पिताओं की आत्माओं से बात की है। अब तो न चाहते हुए मुझे भूत प्रेत पर यकीन हो गया है, और इन आत्माओं के सामने हमारा आधुनिक विज्ञान बेकार है। समय नष्ट करना उचित नहीं है। मुझे शीघ्रता से राष्ट्रपति के पास ले चलो। लेकिन वे अभी बीमार हैं। चुप रहो। कपालिका का रुद्र रूप देखकर डॉक्टर थापा की हिम्मत जवाब दे गई। आओ बालक, मुझे यहाँ पर दुष्ट आत्माओं का आभास हो रहा है। वे इस तरफ हैं। मेरा अस्थिदंड उसकी तरफ ग्रहण कर रहा है। आश्चर्य, यह तो अपने आप राष्ट्रपति जी के कक्ष की ओर जा रहा है। सहसी कपालिका रुक गया। आत्मा इस कक्ष में है। आप तो चमत्कारी बाबा हैं। यह राष्ट्रपति जी का कमरा है। सुनो, अगर तुम्हारे अनुष्ठानों से राष्ट्रपति जी को जरा भी नुकसान पहुंचा तो इसको शांत कर बालक, वरना मैं इसको भस्म कर दूंगा। शांत रहिए डॉक्टर थापा। कपालिक बाबा राष्ट्रपति की मदद करने आए हैं। उनको नुकसान पहुंचाने का इनका कोई इरादा नहीं है।
राष्ट्रपति मानवेंद्र भी यह दृश्य देखकर चौंक उठे। यह क्या हो रहा है? कौन हो तुम? इनको मैं लाया हूँ श्रीमान। ये एक महान कपालिक हैं। ये उन सारी दुष्ट आत्माओं को कैद कर लेंगे जो आपके संबंधियों का रूप धरकर आपको तंग करती हैं। यह तुम बोल रहे हो ध्रुव? तुमको इन बातों पर कब से यकीन हो गया? तभी कपालिका ने चीखकर अपनी अस्थिदंड उठाया। वह है, और सामने एक स्त्री प्रकट हो गई। और वह है मेरी पत्नी और मेरे पिता। तुम्हारा खेल खत्म हुआ गंदी आत्माओं। अब तुम अपने भयंकर अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। कपालिका का हाथ हवा में उठा, लेकिन वे दोनों रहस्यमय आकृतियां सिर्फ हंसी। उनके जुड़े हुए हाथों से एक पीली किरण निकली और कपालिका चीखकर दूर जा गिरा। आई! कपालिका क्रोध से पागल हो गया। तुम्हारी ये हिम्मत! मैं तुमको भस्म! जुड़े हुए हाथों से रोशनी की एक और पीली किरण निकली। इस बार का वार और ज्यादा ताकतवर था। दोनों आकृतियां फिर से हंसी और गायब होने लगीं। ये दोनों तो गायब हो रहे हैं। ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। मैं इस तरह से इनको बस में नहीं कर सकता। डॉक्टर थापा और राष्ट्रपति जी भी यह घटनाएं देखकर प्रभावित हो गए। तो फिर ये कैसे बस में आएंगी महाराज? इसके लिए मुझे इसी कक्ष में राष्ट्रपति के साथ एकांत में एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ेगा। उससे मुझको वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे ये आत्माएं मेरे बस में आ जाएंगी। कहिए, आप लोग राजी हैं? हाँ हाँ, मैं एकदम तैयार हूँ। जो कुछ चाहिए बताओ, मैं सब ला कर दूंगा। तुम्हारा क्या कहना है बालक? मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। कपालिक पल भर में सारी स्थिति समझ गया। तो यह ले डिशुम। लेकिन ध्रुव अब इस नाटक को और आगे बढ़ने देने के मूड में नहीं था। ये घूंसा मेरे माता पिता की असली आत्माओं से खिलवाड़ करने के लिए, और ये है राष्ट्रपति जी को पागल घोषित करने के लिए, साजिश के लिए। और इन दो घूंसों के साथ एक घूंसा बिल्कुल मुफ्त। अब माफ़ी मांग राष्ट्रपति जी से और अपने गंदे मुंह से बता दे कि तू कौन है। लेकिन ध्रुव यही गलती कर गया, क्योंकि राष्ट्रपति मानवेंद्र के पैरों पर गिरा कपालिक तेजी से उठा और उसने अपनी कमर की खाल से एक लंबा चाकू निकाला। और अब अगर इंच भर भी हरकत की तो राष्ट्रपति का गला रेत दूंगा। तुम्हारी ये मजाल, तुमने राष्ट्रपति जी को हाथ लगाया। गुस्से में भरे डॉक्टर थापा आगे बढ़े और राष्ट्रपति जी चीख उठे। उनके गले से खून की एक पतली लकीर नीचे की ओर बह निकली। यह सिर्फ नमूना है दोस्तों। अगली बार पूरा चाकू गर्दन में घुसेड़ दूंगा। अब माननीय राष्ट्रपति जी मुझको मेरे हेलीकॉप्टर तक आधा सहित पहुंचाएंगे। मैं अपने स्कीम पर इस तरह से पानी नहीं फिरने दूंगा। तभी ना जाने कैसे बगल की टेबल पर रखी एक मूर्ति अचानक हिली और कई किलो का वजन कपालिक के हाथ पर आ गिरा। चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। ध्रुव ने यह सुनहरा मौका नहीं गंवाया। आप राष्ट्रपति जी के गले का घाव देखिए डॉक्टर थापा। इस पाखंडी से मैं निपट लेता हूँ। बस करो आईजी, बस, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सब सच सच बताएगा कि नहीं? बोल। मैं सब बता दूंगा, सब बता दूंगा। हाय मेरी नाक! यह आखिर है कौन ध्रुव? श्रीमान, यह भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया है। जनरल बिलाव, तुम कपालिक हो जनरल बिलाव। लेकिन फिर वे आत्माएं, इसके बारे में यह नमक हराम खुद ही बताएगा। बोलो। वे आत्माएं नहीं, वे 3D डायमेंशनल आकृतियां थीं जो प्रोफेसर हान के बनाए स्पेशल प्रोडक्ट्स से प्रशिक्षित की जाती हैं। प्रोफेसर हान, वही जिनकी 3 महीने पहले हत्या हो गई थी। हाँ वही। सब उसी के दिन शुरू हुआ था जिस दिन हान की हत्या हुई थी। उस दिन हान ने मुझको अपना
नया आविष्कार दिखाने के लिए डिनर पर आमंत्रित किया था। यह 3 डायमेंशन प्रोजेक्ट तो सिर्फ कैलकुलेटर जितना बड़ा है। लेकिन जनरल, तुमने इतने बड़े सिर्फ 4 प्रोजेक्ट की मदद से पूरी सेना से मोर्चा ले सकते हो। वह कैसे? देखो, मैं इससे पहले रिकॉर्ड की गई हुई एक कैसेट डालता हूँ और आप ध्यान से देखो। वाह! प्रोफेसर हान ने बटन दबाया और सामने एक पूरी सेना खड़ी हो गई। क्या कोई कह सकता है जनरल कि ये असली सिपाही नहीं बल्कि उनकी चलती फिरती 3D डायमेंशन इमेजेस है, यानी 3 आयामी आकृतियाँ नहीं। ये तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। और जानते हो, इस कैसेट में आकृतियाँ के साथ साथ आवाज़ भी भरी जा सकती है। अच्छा, हाँ, ये प्रोजेक्ट बैटरी से चलते हैं और कहीं पर भी फिट किए जा सकते हैं। इनको इस रिमोट कंट्रोल से भी चलाया जा सकता है। मैंने ऐसे 10 प्रोजेक्ट बनाए हैं। वाह प्रोफेसर, लेकिन आपका यह आविष्कार अगर दुश्मनों के हाथ में पड़ गया तो वे भी ऐसा कई प्रोजेक्ट बना डालेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने इसे सभी प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसा बम फिट किया है जो इसको खोलते ही फट पड़ेगा और पूरे प्रोजेक्ट के चिथड़े उड़ जाएंगे। मैं कल ही इसको राष्ट्रपति जी के पास दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। उस वक्त अचानक ही मेरे दिल में एक इच्छा जाग उठी, इस देश का तानाशाह बनने की इच्छा। मुझे इस बात का तुरंत आभास हो गया कि यह प्रोजेक्ट मेरी इच्छा को पूरा करवा सकता है, लेकिन इसके लिए यह ज़रूरी था कि मैं किसी को भी इसकी भनक तक ना लगने दूं। और इसलिए मैंने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी उगलवाने के बाद मैंने प्रोफेसर हान को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मेरी स्कीम को उनके मरे हुए संबंधियों के 3 आयामी आकृतियां दिखा कर पागल घोषित कर देने की थी, ताकि देश में संवेदनशील संकट उत्पन्न हो जाए और मैं सेना के जरिए सत्ता संभाल लूं। इस काम को अंजाम देने के लिए मैंने इस कमरे में कुछ प्रोजेक्ट फिट कर दिए और उनमें राष्ट्रपति की पत्नी और पिता का मेकअप किए एक्टरों की रीलें भर दी। राष्ट्रपति जी का निजी सचिव मानसून मेरा आदमी था। वह कमरे के बाहर खड़ा होकर रिमोट कंट्रोल के जरिए 3 आयामी आकृतियों का भूत बनाकर पेश करता रहता था। 1 मिनट जनरल, कल राष्ट्रपति जी की पत्नी की आकृति जो उसको दिख रही थी वह मुझको क्यों नहीं दिखी? इस प्रोजेक्ट के कई अलग अलग तरह की आकृतियाँ प्रोजेक्ट की जा सकती हैं। उनमें से कुछ खास किस्म की आकृति को केवल स्पेशल शीशे से ही देखा जा सकता है। उन स्पेशल शीशों को मैंने राष्ट्रपति के चश्मे में फिट करवा दिया था, इसलिए वे आकृतियाँ सिर्फ उनको ही दिखती थीं। ओह, तो ये बात थी। बोलते जाओ जनरल, बोलते जाओ। गड़बड़ी महसूस की मौत के बाद से शुरू हुई। मेरे पास और कोई भरोसे लायक आदमी नहीं था मानसून के बाद, इसलिए मैंने फिर एक स्कीम बनाई जिसका खास मोहरा था ध्रुव। इसके कमरे में रखी उनके असली माँ बाप के फ़ोटो के अनुसार मैंने एक्टरों का मेकअप करके कुछ रीलें तैयार की और फिर उसके कमरे में प्रोजेक्ट फिट करके उनमें वह रीलें भर दी। फिर जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। ध्रुव अपने माँ बाप की आकृतियों का पीछा करता हुआ वहाँ तक आ गया जहाँ पर मैं कपालिक के भेष में उनका पहले से इंतजार कर रहा था। इनको अपने प्रभाव में लेकर मैं यहाँ तक पहुँच गया। इस अस्थिदंड में छिपे रिमोट कंट्रोल के जरिए मैंने इस कमरे में वाला सारा नाटक किया और वह अनुष्ठान तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल मुझे राष्ट्रपति को एकांत में दबोचने का मौका चाहिए था ताकि मैं उनकी हत्या करके गायब हो जाऊं। लेकिन यह काम तो तुम कभी भी कर सकते थे, क्योंकि राष्ट्रपति कक्ष में तो तुम खुद ही पहरा देते थे। यह इतना आसान नहीं था। डॉक्टर थापा अक्सर पूरी रात राष्ट्रपति कक्ष में ही रहते थे। दिन में यह काम करना असंभव था और मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी भी को भी जनरल बिला पर रत्ती भर भी शक पड़े। राष्ट्रपति की हत्या के बाद लोग आत्माओं पर शक करते रह जाते। अगर किसी को कापालिका पर शक होता तो भी कापालिक उनको कभी ना मिलता, क्योंकि कापालिक तक वापस जनरल बिलाप बन चुका था
वाह, तुमने मेरी हत्या की कोशिश तो ज़रूर की बिलाव, लेकिन तुमने जो स्कीम बनाई है वो वाकई काबिल तारीफ थी। और फिर बाद में तुमने सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि पूरे मापाल पर अपने एहसानों का बोझ लाद दिया। ध्रुव, एहसान कैसा श्रीमान, यह तो मेरा कर्तव्य था। जो भी कह लो, लेकिन तुमने 2 ही दिनों में यह सब कैसे कर दिखाया। शक तो मुझे पहले ही दिन था जब आपके कमरे में गोल टेबल अपने आप पलट गई थी। जब मैंने उसके पाए में एक धागा बंधा देखा तो मैं समझ गया कि किसी ने बाहर से डोरी खींचकर टेबल को पलटाया है। बाहर आकर मानसून को भागते देखकर मेरा शक और पक्का हो गया। मैं समझ गया था इन आत्माओं के पीछे आदमियों का ही हाथ है। शुरू में मेरा सारा शक नागफनी भंडारी और डॉक्टर थापा पर था। मेरा ख्याल यह था कि चूंकि आत्माएं सिर्फ आपको ही दिखती हैं, इसलिए वे किसी दवा का नतीजा भी हो सकती हैं, और ऐसी दवाएं आपको सिर्फ डॉक्टर थापा ही दे सकते थे। लेकिन कल रात को जब मुझे भी आत्माएं दिखाई पड़ी तो मेरा विचार एक झटके में बदल गया। मैंने तय किया कि मैं भी ऐसा दिखावा करूं जैसे मुझे भी आत्माओं पर यकीन हो गया है। मेरी योजना सफल भी रही। कपालिक के रूप में जनरल बिलाव ने यही समझा कि मैं उसी के चक्कर में फंस गया हूं, लेकिन असलियत यह थी जनरल बिलाव मेरे चक्कर में फंस रहा था। जनरल बिलाव, तुमने पहचाना कैसे? मैं और डॉक्टर थापा तो उसको बिल्कुल नहीं पहचान पाए। तुरंत तो उसको मैं भी नहीं पहचान पाया था, क्योंकि जहाँ पर मैंने उसको कपालिक के रूप में देखा था वहाँ काफ़ी अंधेरा था और उसने मेकअप भी काफ़ी अच्छा किया था। लेकिन जब मैंने आपको राजभवन की रोशनी में देखा तो पाया कि कपालिक के माथे की ऊपरी वाली खाल का रंग बाकी चेहरे से काफ़ी गोरा था, ठीक वैसा ही जैसा धूप में हमेशा टोप पहनने से हो जाता है। यह गौर करते ही मैं एक झटके में उसको पहचान गया। मेरा रहा शक तब दूर हो गया जब वह राजभवन में घुसकर बगैर रास्ता बताए सीधे आपके कक्ष तक पहुंच गया। यह सब तो स्पष्ट है, पर एक बात मुझको अब तक समझ में नहीं आई। कौन सी श्रीमान, कि वह भारी मूर्ति अपने आप कपालिक के हाथ पर कैसे गिर गई? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसको गिराया था। लेकिन किसने? इस सवाल का ध्रुव के पास कोई जवाब नहीं था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।